हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटिकल का चैप्टर 1 जिसका नाम है कोल्ड वार एरा। इस चैप्टर में सबसे पहले हम समरी डिस्कस करेंगे, फिर टाइमलाइंस जिसमें इंपॉर्टेंट डेट्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे जो कि बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार आने की चांसेस इनकी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए फटाफट इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। कोल्ड वार एरा। सबसे पहले इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में। तो जब कोल्ड वार चल रहा था, कोल्ड वार मतलब है क्या? ये एक तरीके का कंपटीशन है, टेंशन है, कन्फ्रंट्रेशन है यूएस और यूएसएसआर के बीच में। यूएसएसआर का मतलब सोवियत यूनियन, जिन्हें बैक्ट किया जा रहा था किसके द्वारा? उनके एलाइज द्वारा। कुछ कंट्रीज यूएसए को सपोर्ट कर रहे थे तो कुछ कंट्री यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहे थे। एक कंट्री है जिसका नाम क्यूबा, और उस वक्त जो क्यूबा में रूल कर रहे थे वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थे और अमेरिकन गवर्नमेंट जो है उन्हें चेंज करना चाहता था। तो क्यूबा जो है एक बहुत बड़ा एलाई था सोवियत यूनियन का, जिसे डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल एड मिलता था सोवियत यूनियन से। उस वक्त के लीडर्स, सोवियत यूनियन के लीडर निकिता गुरबेच ने उसने सोचा कि क्यूबा को एक रशियन बेस में कन्वर्ट कर दिया जाए और 1962 में उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल को क्यूबा में प्लेस कर दिया गया। उसके बाद जो है जॉन एफ कैनेडी, जो कि उस वक्त के प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उन्होंने अमेरिकन नेवी को ये आदेश दिया कि कोई भी अगर सोवियत यूनियन का शिप्स आए तो उसे इंटरप्रेट किया जाए। तो ये जो मिसाइल इंस्टॉल किया गया था, ये वक्त ऐसा पहली बार हुआ था जब अमेरिका इतने करीब आ गया था मिसाइल के, और ये सचमुच डरा देने वाली बात थी जो कि थ्रेटन किया जा रहा था यूएसएसआर द्वारा। और इस टेंशन को जो है ना क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहा जाता है। बाद में इसको सॉल्व कर लिया गया है, दोनों प्रेसिडेंट के द्वारा बैठ के बात किया गया था और उस वार्तालाप में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को सॉल्व कर दिया गया था। लेकिन इसने जो है पूरे दुनिया को नर्वस कर दिया, एक क्लैश पे खड़ा कर दिया जहाँ पे दो पावर्स यूएस और यूएसएसआर जो है ना आपस में टकराने वाले थे। और इसके बाद ही स्टार्ट होता है कोल्ड वार। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोल्ड वार। तो इन 1945 एलाइड फोर्सेस जो थे उन्हें लीड कर रहा था यूएस, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस, जिसने डिफीट किया एक्सिस पावर को, जिससे लीड कर रहे थे जर्मनी, इटली और जापान। और ये सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होता है, ये लगभग स्टार्ट हुआ था 1939 से 1945 तक चला। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होता है और वहीं से कोल्ड वार शुरू हो जाता है। और ये सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म कैसे होती है? यूएस जो है बॉम्ब गिराते हैं हिरोशिमा और नागासाकी पे। ये डिप्लोमेटिकली बहुत बड़ा सरेंडर था जापान का अमेरिका के प्रति। बहुत कंट्रीज ने इसको क्रिटिसाइज भी किया क्योंकि अमेरिका को पता था कि पहला बॉम्ब गिराने के बाद ही जापान सरेंडर करने वाला था, लेकिन उसने दोबारा वो बॉम्ब गिराए और दोनों शहर को तबाह कर दिया। ये बताने के लिए कि जो यूएस है वो ही सबका बाप है इस दुनिया में, सोवियत यूनियन को डराने के लिए, ताकि सोवियत यूनियन आगे ना बढ़े मिलिट्रीली या फिर पॉलिटिकली। तो इस चीज़ को साबित करने के लिए अमेरिका ने दो बम गिराए। उसके बाद कोल्ड वार एरा आ जाता है। कोल्ड वार एरा के दौरान दो रिवाइवल्स बन जाते हैं सुपर पावर्स। उस टाइम के सुपर पावर्स दो हुआ करते थे, यूएस और यूएसएसआर। तो दोनों ही जो है ना न्यूक्लियर स्टेट्स थे और दोनों को पता चल गया था कि न्यूक्लियर वार या फिर बॉम्ब से अगर वार होता है तो इसमें दोनों का ही बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसीलिए दोनों कभी भी फेस टू फेस वार पे नहीं गए। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है ना कोल्ड वार का जो टाइम था, उसके बाद इमरजेंसी ऑफ टू ब्लॉक्स यानी कि एक ब्लॉक यूएस था और दूसरा यूएसएसआर था। ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म बन गया, स्टेज बन गया, जहाँ पे कुछ कंट्रीज यूएसए को ज्वाइन किया और कुछ कंट्रीज यूएसएसआर को ज्वाइन कर रहे थे। वेस्टर्न अलायंस जो थे उसे लीड कर रहा था यूएसए ने नाटो बनाया, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो काउंटर कर सके सोवियत यूनियन को। उसने और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाए, जैसे कि सीटो है ना, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंटो
जो कि था सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके अगेंस्ट में सोवियत यूनियन ने क्रिएट किया वार्सो पैक्ट। सुपर पावर्स जो थे उन्हें छोटे छोटे स्टेट्स की ज़रूरत पड़ती थी, यानी कि छोटे छोटे कंट्रीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, ताकि वो छोटे कंट्रीज़ के वाइटल रिसोर्सेज को यूज़ कर सके, टेरिटरीज को यूज़ कर सके, कैसे वेपन्स को लॉन्च कर सके, वेपन्स के ट्रायल को कर सके, और वहाँ पे स्पाई या फिर इकोनॉमिक सपोर्ट को हासिल कर सके। लेकिन वहीं पे कुछ कंट्रीज ऐसे भी थे जो कि दोनों ध्रुव को ज्वाइन नहीं कर रहे थे, यानी कि यूएसए को भी नहीं और यूएसएसआर को भी नहीं। इन्हें नॉन अलाइंड मूवमेंट कहा गया, जो कि इंडिपेंडेंट थे, वो ना ही इस पार्ट के हिस्सा थे ना ही उस पार्ट के हिस्सा थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरिना ऑफ कोल्ड वार। एरिना ऑफ कोल्ड वार में क्या था, यहाँ पे एक क्राइसिस था, थ्रेटन था अलायंस के बीच में, जो कि वार में कन्वर्ट तो नहीं हुआ, लेकिन हमेशा जो है ना एक दूसरे को थ्रेटन करते रहते थे, यूएस और यूएसएसआर इनडायरेक्टली। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, सीरिया में क्या हो रहा है, सीरिया में अमेरिका जो है रिवाइवल्स यानी कि विद्रोही को सपोर्ट कर रहा है, और वहीं जो रशिया है वो वहाँ के गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है। उसी तरीके से कोरिया में भी कन्फ्रंट्रेशन हुआ, बर्लिन में भी, कॉन्गो में भी, वियतनाम में भी, ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जहाँ पे एक दूसरे की ये विरोधी रहे हैं। उसके बाद ये दो ब्लॉक्स को छोड़ के नाम एक आता है जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत अहम इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, जिन्होंने बहुत सारे रोल प्ले किए मीडिएट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे। जैसा कि एक उदाहरण भी है कोरिया में इस तरीके से हुआ, कोंगो क्राइसिस है जहाँ पे यूएन सेक्रेटरी जनरल ने प्ले किया इंपॉर्टेंट रोल मीडिएटर के बनने में। चैलेंजेस टू बाइपोलरिटी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। अब ये बाइपोलरिटी का क्या चैलेंजेस है। द बाइपोलरिटी वाज चैलेंज बाय नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो बाइपोलरिटी जो था उसको चैलेंज किया गया किसके द्वारा, नाम द्वारा, जो कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है। इसमें से जो डीकोलोनाइज कंट्री से, जो हाल फिलहाल में आज़ाद हुए थे ब्रिटिशर से और अभी अलग अलग कंट्रीज से, जैसे कि एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, है ना, इनको एक थर्ड ऑप्शन मिला, है ना, ताकि वो नाम को ज्वाइन कर सके, ना ही कोई ध्रुव को। और ये नाम जो है ना, इसमें 5 फाउंडर मेंबर्स थे। यूगोस्लाविया के जोसेफ बेज टिटो, इंडिया के जवाहरलाल नेहरू, इजिप्ट के लीडर जमाल नसीर, इंडोनेशिया के सुकरानो और घाना के ख्वामेन। तो ये कुछ लीडर्स थे, कुछ कंट्रीज थे जिन्होंने नाम के फाउंडर मेंबर्स थे। इसका जो पहला समिट था वो बेलग्रेड में था 1961 में। तो इनका उद्देश्य क्या था, इनका उद्देश्य था, ये बहुत पॉपुलर हो गए इंटरनेशनल मूवमेंट में, जहाँ पे वेरियस कंट्रीज डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम और अलग अलग इंटरेस्ट ने ज्वाइन किया यहाँ पे। जैसे कि यूएस और यूएसएसआर में क्या होता था, जो सोवियत यूनियन में वही कंट्री ज्वाइन करते थे जो कि कम्युनिस्ट हुआ करते थे, और जो कैपिटलिस्ट कंट्री थे वो नाटो को या फिर यूएसए को ज्वाइन किया करते थे। लेकिन इन्हें एक नया ऑप्शन मिला न्यूट्रलिटी रहने का। ये ना ही इस तरफ थे ना ही उस तरफ थे, ये न्यूट्रल थे। नॉन अलाइन मूवमेंट जो है, इंडिया ने वर्क किया रिवाइवल्स को ख़त्म करने में। इन्होंने इन्वॉल्वमेंट दिखाई, लेकिन कोई झगड़ा बिना करते हुए। इसके बाद न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर लाए गए नाम द्वारा, क्योंकि जो आज़ाद हुए कंट्रीज थे उस समय के, वो बहुत ही गरीब थे, उनके पास कोई इकोनॉमिक ऑर्डर नहीं हुआ करते थे। जो मेजोरिटी ऑफ नाम मेंबर्स थे वो एलडीसी थे। एलडीसी मतलब लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थे, जिन्हें विच इनिशिएटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द हेड ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। उसके बाद जो है द आइडिया ऑफ न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर वो फेल्ड होता है अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ शिफ्ट कंपटीशन फॉर द डेवलप कंट्रीज, क्योंकि डेवलप कंट्रीज आपस में कंपटीशन कर रहे थे। लास्ट टॉपिक है हमारा इंडिया एंड द कोल्ड वार। तो इंडिया और कोल्ड वार का क्या लेन देन। तो इंडिया का 2 ही स्टैंड था कोल्ड वार में। सबसे पहला कि दूर रहें कोई भी अलायंस से, ना ही यूएस को ज्वाइन करना है और ना ही यूएसएसआर को ज्वाइन करना है। दूसरा, इट रेज्ड वॉइस अगेंस्ट न्यूली डिकोलोनाइज्ड कंट्रीज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ आइदर अलायंस। इसने जो डिकोलोनाइज्ड कंट्रीज थे उन्हें ये बताया कि कोई भी ध्रुव को ज्वाइन ना करे, वो नाम को ज्वाइन कर सकते हैं। नाम सर्व्स इंडियाज इंटरेस्ट ऑल्सो पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल डिसीजन एंड मेंटेन बैलेंस बिटवीन 2 पावर्स। नाम जो है और इंडिया दोनों ने ही अक्सर दोनों पावर्स के बीच में बैलेंस स्थापित किया। जैसे कि इंडिया के रिलेशंस यूएस से भी बहुत अच्छे हैं और रशिया से भी बहुत अच्छे हैं। तो ये हुआ यूँ कि जब भी
हमें यूएस जो है आंखें दिखाए तो हम रशिया के पास जा सकते हैं, और रशिया जब हमें आंखें दिखाए तो हम यूएस के पास जा सकते हैं। लेकिन हमें कुछ कुछ जगह पे क्रिटिसाइज भी किया गया है, जैसे कि इंडियाज़ पॉलिसी ऑफ नाम क्या बताया गया था, इसे अनप्रिंसिपल और इनकंसिस्टेंट बताया गया था। तो यही थी हमारी इस चैप्टर की समरी। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। नीचे कुछ वर्ड्स देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ये क्या था? इट क्रिएट्स टेंशन बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर, जब सोवियत यूनियन जो है इंस्टॉल कर रहे थे मिसाइल्स इन क्यूबा टू मेक रशियन बेस। उसके बाद एलाइड फोर्सेस के बारे में ही दिया गया है, एक्सिस फोर्सेस के बारे में। नीचे कुछ मैंने टाइमलाइंस रखी गई हैं। ये टाइमलाइन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला, 1947 में क्या हुआ, तो हर एक चीज़ों को मैंने लिखा है। नाटो कब एग्जिस्टेंस में आया, 1940 में आया है ना, वार्सो पैक्ट कब हुआ, तो ये सब आपको देख लेना है। बर्लिन वॉल कब गिराई गई। नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जैसे कि नेम 2 सुपर पावर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर कोल्ड वार। कौन से ऐसे पावर्स थे जो कि रेस्पॉन्सिबल है कोल्ड वार के लिए? कौन है आपको पता ही है? यूएस और यूएसएसआर। यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या है? सोवियत यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। नाटो कब आया? ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉन अलाइनमेंट डज नॉट इम्प्लाई न्यूट्रलिटी और इक्विडिस्टेंस, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन्स, तो इसके बारे में पढ़ना है। तो ये सब क्वेश्चंस है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन सबको आपको देखना है एग्जाम के लिए। ये सारे क्वेश्चन जो है ना एग्जाम्स में बार बार आते रहते हैं, तो आप ये देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेम एनी 2 आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज साइंड बिटवीन 2 सुपर पावर्स इन 1960s। जो 2 ट्रीटी है, एक है LTBT जिसका फुल फॉर्म है लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, और दूसरा है NNPT जिसका है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेटिंग ट्रीटी। तो ये सब है, आप देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है 12th के लिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम जल्द ही हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।